हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज के टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं। तो आज कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहेंगे हम लोग। तो देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को। फिर मालाबार एक्सरसाइज जो क्वाड नेशन की हमें देखने को मिलती है, राइट, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। राइट, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में भी बात करेंगे और क्वाड नेशन यानी कि अब 4 कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है। राइट, तो इस मालाबार एक्सरसाइज के एक बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। अब फिर एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो कई बार आ चुका है, तो इसको हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। अब आरटीआई की प्लीज जो हम लोग को देखने को मिल रही है, काफी सारी याचिकाएं, पेटिशन है आरटीआई से रिलेटेड, वो पेंडिंग है, तो उस पर एक आर्टिकल आया है, इस पर हम लोग बात करेंगे। एंड नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए, राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्या होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आज के जिनको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 2 के टॉपिक्स से। पेपर 1 से रिलेटेड आज कोई टॉपिक नहीं आया है। तो बात करेंगे हम लोग अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के बारे में। तो पहली बात तो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, राइट, तो ये 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि इस दिन जो एडल्सेंट गर्ल हम लोग को देखने को मिलती है। अच्छा, मुझे बताइए कि एडल्सेंट एज जो होती है वो कौन सी एज, यानी कि किस एज ग्रुप को एडल्सेंट एज ग्रुप जो है वो कहा जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो एडल्सेंट गर्ल जो चिल्ड्रन है, जो बच्चियां हैं एडल्सेंट एज की, राइट, तो बेसिकली वो जिन जिन इश्यूज को फेस करती हैं, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के पर्पस के लिए और उनसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व किया जाता है। राइट, किशोरियों के महत्व को दर्शाता है ये अवसर और उनके लिए अवसर खोलकर उनकी शक्ति और क्षमता की पहचान करने का प्रयास करता है। राइट, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 19 दिसंबर 2011 को एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें 11 अक्टूबर को डिक्लेयर किया गया था कि 11 अक्टूबर जो होगा वो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड होगा। थीम क्या है इस पर्टिकुलर दिवस की, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, आप थीम जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही ध्यान में रखिएगा, यानी कि इंग्लिश में ही थीम को ध्यान में रखिएगा। डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन, तो ये इसकी थीम हम लोग को देखने को मिल रही है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड की। और बीजिंग डिक्लेरेशन की बात करें, बीजिंग घोषणा की बात करें, तो वेरी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस दैट आइडेंटिफाइड एंड टॉक्ड अबाउट द राइट्स ऑफ गर्ल चिल्ड्रन वाज बीजिंग डिक्लेरेशन। क्वेश्चन ये बनेगा, बीजिंग डिक्लेरेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है, तो बालिकाओं के अधिकारों की पहचान और चर्चा करने वाला ये पहला सम्मेलन हम लोग को देखने को मिला था। राइट, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये 1995 में हुआ था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन जो बीजिंग में हुई थी। तो उस दौरान जो बच्चियों के जो अधिकार हैं, गर्ल्स के जो अधिकार हैं, गर्ल चिल्ड्रन के, उनको हाईलाइट किया गया था और सभी कंट्रीज ने यूनानिमसली अडॉप्ट किया था इस डिक्लेरेशन को। राइट, और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को known to be most progressive blueprint ever for advancing the rights of not just women but girls too। तो ये एक बेहतरीन और सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव ब्लूप्रिंट के तौर पर हमें देखने को मिलता है, जो कि ना ही सिर्फ महिलाओं के अधिकार को हाईलाइट करता है, एडवांस करने पर फोकस करता है, बल्कि बच्चियों के अधिकार को भी एडवांस करने पर फोकस करता है, हाईलाइट करने पर फोकस करता है। तो यहां तक बातें आपको क्लियर है। सिर्फ इतने पॉइंट्स मैंने आपको बताएं, ये बस आप इस टॉपिक से रिलेटेड ध्यान में रखिएगा। अब गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, इस अभ्यास के बारे में बात करेंगे। क्वाड नेशन की ये मालाबार एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिल रही है। बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि क्वाड कंट्री कौन सी है। इतनी बार पढ़ा चुका हूं कि आपको रट चुका होगा। तो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो ये क्वाड कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही हैं। राइट, अभी क्या हम लोग मालाबार एक्सरसाइज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने अभी रिसेंटली कहा है कि अभ्यास में भाग लेने वाली अधिक समान विचारधारा वाली नौसेनाओं के संदर्भ में बहुराष्ट्रीय मालाबार अभ्यास का दायरा भविष्य में विस्तारित हो सकता है। यानी कि अमेरिका ने क्लियरली ये चीज कही है कि ये जो मालाबार एक्सरसाइज है इसमें और भी कंट्रीज जो है वो इंक्लूड होंगी इन फ्यूचर, जो कि लाइक माइंडेड नेवीज वाली हमें देखने को मिलेगी। लाइक माइंडेड नेवीज यानी कि आप जानते हैं कि क्वाड के बारे में आप सभी लोग को आइडिया है ना, नहीं है तो अभी बताऊंगा थोड़ा सा इसके बारे में। वैसे आपको ये चीज पता है कि क्वाड किसके लिए बनाई गई है, ये 4 कंट्रीज ने अपना ग्रुप किस लिए बनाया गया है, चाइना को काउंटर करने के लिए। बट कहीं पर भी ये बोलते हैं क्या ऑफिशियली
कि चाइना को इन्हें काउंटर करना है, दैट्स वाई ये ग्रुप जो है वो बनाए, नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। आप कल को ऑफिसर्स होंगे तो ऐसा होगा कि आपके पास काफी सारी चीजें ऐसी सामने आएंगी कि हो सकता है कि आपको डायरेक्टली उस चीज के बारे में बताना ना पड़े, बट आपका ऑब्जेक्टिव वही हो, उस चीज को अचीव करना। इवन राइट नाउ ऑल्सो आप अपने घर पे इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वाइट पॉसिबल कि आपकी फैमिली बोलती होगी कि अरे यार बैंक का एग्जाम दे दे, एसएससी का एग्जाम दे दे, छोटे वनडे एग्जामिनेशन जो है वो दे दे, कम से कम उसमें सिक्योर हो जाए। बट यू नो अबाउट इट, यू नो अबाउट द नेचर ऑफ दीज एग्जामिनेशन, आपको इन एग्जामिनेशंस के नेचर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। तो यू नो अबाउट इट कि एक टाइम पर अगर आप सिविल सर्विसेज को टाइम दे रहे हैं तो सिर्फ आपको सिविल सर्विसेज को टाइम देना है, राइट। कुछ लोग होते हैं वो मल्टीपल मतलब एग्जाम को एक ही साथ जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं, तो फिर वो सक्सेस किसी भी एग्जाम में हासिल नहीं कर पाते। एक टाइम पर सिर्फ एक एग्जाम को पढ़ो और उसके पीछे जो है वो डेडिकेटली लग जाओ, और उसके अलावा दूसरे किसी एग्जाम को कवर करने की जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि क्या है, स्पेशली जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी मांगती है प्रॉपर 1 से 1.5 साल सिर्फ डेडिकेटली उसके ऊपर आप फोकस करो। फिर उसके बाद अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हमेशा बोला है, कुछ लोग को सक्सेस जल्दी मिलती है, कुछ को बाद में मिलती है, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो होगा ये अगर 1 से 1.5 साल में, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्वाइट पॉसिबल, ऐसा मैं तो मानता हूं कि सभी का होना चाहिए, अगर आप मन लगा के तैयारी करेंगे तो होगा, बट किसी कारणवश शायद नहीं हो पाए तो फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगले अटेम्प्ट में होगा। बट 1 से 1.5 साल तक सिर्फ आपको अपने सिविल सर्विसेज के ऊपर डेडिकेटली जो है वो तैयारी रखनी है। तो यही चीज होती है। अब ये वाले लोग जो है वो कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, जैसे कुछ आप लोग को पता है कि हाँ यार आपको जो है वो एक ही एग्जाम पर डेडिकेटली तैयारी करनी है। अब आपकी फैमिली में अगर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि अरे नहीं ये वाला एग्जाम दो, वाला एग्जाम दो, आप करो सिविल सर्विसेज की तैयारी। उनको थोड़ा ना पता लग रहा है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। उनको बोलो कि हाँ मैं तो सब एग्जाम भर दिए मैंने, मैं तो तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ सभी एग्जामिनेशन की। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को एक्सप्लेन करने की ये भी जरूरत नहीं है कि इस एग्जाम का नेचर क्या है, क्या है। आप आपको पता है इस एग्जाम का नेचर क्या है, आप उस तरीके से अपनी तैयारी रखो। बाकी किसी को ना ढिंडोरा पीटने की जरूरत है, ना घर में किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि अरे नहीं मुझे एक टाइम पर एक ही एग्जाम को देना है। होता है यार, घर से प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, मुझे पता है आप लोग को झेलनी पड़ती है। बट ऑब्वियस ही बात है कि आज की रेट में अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के प्रेशर नहीं झेल पाओगे तो कल को डिस्ट्रिक्ट को क्या झेल पाओगे। तो इसलिए आज से ही अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करना शुरू करो, हर चीज में कंप्लेन करना छोड़ दो, राइट। हर चीज में। कोटा फैक्ट्री आपने देखी होगी, एक वेब सीरीज है बहुत अच्छी, कोटा फैक्ट्री, यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, राइट। तो उसमें देखो, उसमें क्लियरली बोलते हैं जीतू भैया कि भीख मांगना बंद करो, राइट। भीख नहीं मांगनी है हर किसी के सामने। अब लगे रहते हो हर चीज में भीख मांगना है, हर चीज को लेकर। यार आपके अंदर क्षमता है, इंसान के अंदर क्षमता, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो अपने आप को उस लायक बनाओ। लोग, मैंने देखा ना, हर चीज में लोगों को कंप्लेन होती है, अरे फाइनेंशियल इशू है, अरे ये है, अरे वो है। अरे फाइनेंशियल इशू है तो कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के कर लो। कितने सारे पेरेंट्स हैं यार पैसा देने के लिए रेडी रहते हैं। मैं खुद होम ट्यूटर था एक टाइम पर, मैं खुद जाता था। बट हाँ एक चीज याद रखो, जिसको भी पढ़ाओ सिर्फ पैसे के लिए ना पढ़ाना। जिसको भी पढ़ाओ ऐसा पढ़ाओ कि उसकी लाइफ जो है वो बदले आपके पढ़ाने से, पर्सनालिटी उसकी डेवलप हो। तो ऐसा काम करना है आपको, राइट। तो इनिशियल बेस पे, और या फिर बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के यार, सिर्फ एक एक ही तरीका नहीं है पढ़ाना, बहुत सारी चीजें। मैंने तो इवन बीपीओ में भी काम किया था, मैं रियल एस्टेट एजेंसी में भी मैं काम करता था, मैंने बहुत सारी जगहों पे काम किया यार एजुकेशन सेक्टर में आने से पहले, राइट। तो वो क्या है, मैंने इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर करी, फिर मुझे पता लगा कि नहीं यार मैं जिस चीज में बेस्ट हूँ उस चीज को जो है मुझे लेके चलना है, तो फिर मैं ये एजुकेशन सेक्टर में आ गया हूँ, राइट। और आप लोग का एक मेंटर बनाओ। तो वही चीज है कि जो भी काम करो ऐसा करो कि मजा आना चाहिए, और डेडिकेटली करो कि यार लग के करो। और देखो चैलेंजेस सभी की लाइफ में है, और चैलेंजेस से आपको डरना नहीं है, राइट। आप विजेता हो यार, आप आने वाले समय के राजा बनने वाले हो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजा होता है, और राजा घबराते नहीं है। आज आपकी डेट में हो सकता है प्रीलिम्स 2021 आपका बिगड़ गया हो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। राजा ब्यूरोक्रेट्स कभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वो गिरे और उसी समय उठकर खड़े हो गए, तुरंत उनके दिमाग में दूसरा टारगेट होना चाहिए कि यार चलो ठीक है आज हार गए कोई बात नहीं, अगली जंग जो लड़ेंगे उसके लिए रेडी हो जाते हैं, और इस तरीके से जंग लड़ेंगे कि जीत अपनी होनी है। वो फोकस रखो अपने अंदर, अपने अंदर वो बूस्टअप रखो कि नहीं चाहे कुछ, आज गिर गया हूं क्या हुआ, फिर उठूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर एग्जाम क्रैक करूंगा, क्या दिक्कत है, राइट। यू हैव टाइम। और हाँ, ये टाइम अनलिमिटेड नहीं है। अपने हर अगले अटेम्प्ट को आखिरी अटेम्प्ट बनाने के ऊपर जी जान लगाओ। ये सोच के चलो कि इसके बाद मुझे और पढ़ाई करनी नहीं है, इसके बाद मुझे सिविल सर्विसेज की पढ़ाई नहीं करनी है, दूसरी चीजों की तैयारी करनी है, नेशन बिल्डिंग की एक्चुअल लेवल पर तैयारी करनी है मुझे, ब्यूरोक्रेसी में घुस के, राइट। तो वो चीज है। तो वही, तो डिप्लोमेटिकली आपको चलना होगा। तो ऐसी क्वाड कंट्रीज भी डिप्लोमेटिकली चलती हैं, ये लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं। इनको चाइना को काउंटर कर रहे हैं, इन्हें पता है कि ये दे वांट टू काउंटर चाइना, राइट। तो ये चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि ये डायरेक्टली बोल नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऐसी बातें बोलना ठीक नहीं होता है, राइट।
बट ऑब्वियसली बात है पूरे नेशन को पता है, सभी लोग को पता है कि ये 4 कंट्रीज मिली हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, राइट। तो ये वाली चीज है, तो ये लाइक माइंडेड कंट्रीज है, यानी कि ये सभी कंट्रीज चाहती हैं पीस और सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहे, कहां पर, इंडियन ओशन क्षेत्र पर, पैसिफिक क्षेत्र पर, राइट। फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड जो है वो होना चाहिए, किसी भी प्रकार के ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए, और ऑब्वियसली बात है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ये मालाबार एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ने यही घोषणा करी है कि ये जो मल्टीनेशनल मालाबार एक्सरसाइज जो है, यानी कि इसमें जो नेवीज इंक्लूडेड हमें देखने को मिलती हैं, तो इसका विस्तार जो है वो किया जाएगा, और भी कंट्रीज को इन फ्यूचर, यानी कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है उनको शामिल किया जाएगा इस एक्सरसाइज में। एंड इट वॉज फॉर द क्वाड पार्टनर्स टू डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेंशन। तो अब क्वाड कंट्रीज जो है वो अब मालाबार जो एक्सरसाइज होती है उसमें और भी मेंबर्स को शामिल करने के लिए डिस्कशन करेंगे। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री हम लोग को क्वाड कंट्रीज देखने को मिलती हैं, राइट। इन्होंने इस साल के मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण को बंगाल की खाड़ी में शुरू किया है। तो अभी रिसेंटली बे ऑफ बंगाल के अंदर मालाबार नेवल ड्रिल जो है वो शुरू हुई है। इसका दूसरा फेज हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें अगस्त में आयोजित पहले चरण के दौरान विकसित तालमेल और अंतः क्रियाशीलता, यानी कि सिनर्जीज और इंटेरोपेरेबिलिटी, ये डेवलप हुई थी, इसका निर्माण करने की कोशिश की गई थी इसके फर्स्ट फेज में। अब इसका सेकंड फेज बे ऑफ बंगाल में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो मालाबार एक्सरसाइज के ओवरव्यू के बारे में हम लोग बात करें तो मालाबार 1992 1992 में शुरू हुई थी ये नेवल एक्सरसाइज। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले जब 1992 में ये शुरू हुई थी तो किन कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज थी, तो आपको ध्यान में रखना है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ये एक्सरसाइज थी। फिर इसे ट्राइलेटरल बनाया गया, इसमें एक कंट्री को और शामिल किया गया जो कि थी जापान, हमें देखने को मिली। फिर बाद में जाकर अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया को जो है वो शामिल कर लिया गया है, राइट। तो ये आपको ये चीज पता होनी चाहिए इसके बारे में कि पहले कौन सी कंट्री जोड़ी, फिर दूसरे नंबर पर कौन सी जोड़ी, फिर कौन सी जोड़ी। तो ये क्वाड ग्रुपिंग क्या है, तो इसके बारे में मैंने आपको एक आइडिया छोटा सा दे ही दिया है। ये सभी 4 नेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, कॉमन ग्राउंड्स इनका है, राइट। पहली बात, इनका सबसे पहला कॉमन चीज इनकी क्या है कि ये सभी की सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, राइट। दूसरा, इनके कॉमन इंटरेस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं। कॉमन इंटरेस्ट किस चीज के ऊपर कॉमन इंटरेस्ट है? मैरीटाइम, समुद्री ट्रेड और सिक्योरिटी के ऊपर, राइट। कॉमन इंटरेस्ट इनका ट्रेड और सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये आइडिया जो है वो पहली बार जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो है वो लेकर आए थे, शिंजो एब, 2007 में। अच्छा, अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर उनका आंसर लिखकर बताएं। तो पहली बार ये आइडिया जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब जो है वो लेकर आए थे 2007 में, बट ये आइडिया जो है वो नहीं हो पाया, क्योंकि फुलफिल नहीं हो पाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इससे बाहर निकल गया था। फिर हमें देखने को मिला था कि फिर ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज बाद में जाकर बनी, जापान ने 2015 में ज्वाइन किया, देन केम ऑस्ट्रेलिया इन दिस ग्रुप। फिर इस ग्रुप का सिग्निफिकेंस हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो क्वाड जो है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है लाइक माइंडेड कंट्रीज के लिए, यानी कि जो एक जैसा सोचने वाली जो कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है, एक जैसे इंटरेस्ट इन कंट्रीज के हैं, तो वो आपस में कोलैबोरेट करें वेरियस प्रोजेक्ट्स के ऊपर, राइट। म्यूचुअल इंटरेस्ट के, यानी कि आपस में जिनके इंटरेस्ट जो है वो साथ में रहते हैं, राइट, लाइक माइंडेड जो कंट्रीज हैं, तो वो आपस में अपने इंटरेस्ट के लिए जो है वो मिलकर काम करें। मेंबर्स शेयर अ विजन ऑफ एन ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक। तो ये सभी चारों मेंबर्स जो है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जो क्षेत्र है, तो वो ओपन और फ्री हो, यानी कि किसी प्रकार का ट्रेड बैरियर ना हो, किसी प्रकार की सिक्योरिटी का इशू ना हो। It is one of the many avenues for interaction among India, United States, Japan, Australia, and should not be seen in an exclusive context. तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच बातचीत के कई तरीकों में से एक है ये, और इसे एक विशेष संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, राइट। तो ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें ये चारों कंट्रीज आकर जो है वो डिस्कस करती हैं, मिलती हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए रखा गया कि इसको आप इस तरीके से मत देखो कि आप ये कंट्रीज मिली है चाइना को काउंटर करने के लिए, बट वी नो अबाउट इट कि ये सभी कंट्रीज मिली है चाइना को काउंटर करने के लिए। और चाइना का कंसर्न यही है कि चाइना इसको इंडो पैसिफिक का नाटो बोलता है, कि ये आशियन नाटो है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ये कंट्री जो ऑपरेट कर रही हैं, तो इसको आशियन नाटो जो है वो कहता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो हमें देखने को मिलती है। तो आशियान की या एशिया की ये नाटो है, तो ये ऐसा जो है वो चाइना बोलता है, बिकॉज चाइना को पता है कि ये 4 कंट्री जो है वो क्यों मिली, और जग जाहिर दुनिया जानती है इसके बारे में कि ये 4 कंट्री जो है वो एक साथ क्यों मिली है, राइट। तो ये चीज है गाइस पूरी ओवरऑल, जिसके बारे में एक आपको बेसिक सा आइडिया होना चाहिए, राइट। अब वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। अब गाइस डिस्कस करेंगे एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। तो नाम से समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार, करप्शन को खत्म करने के लिए ये ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है। तो G20 का एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है ये, विच फॉर द फर्स्ट टाइम इंक्लूड्स स्पोर्ट एज अ स्पेसिफिसिटी विद इन इट्स मैंडेट, कि इसने खेल को, पहली बार खेल को अपने अधिदेश के भीतर एक विशिष्टता के रूप में शामिल किया गया है। हैज रीच्ड कंसेंसस ऑन द ड्राफ्ट
हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैक्टिंग करप्शन। तो स्पोर्ट्स की फील्ड में भी जो करप्शन हम लोग को कई बार देखने को मिलता है, कई बार क्या आजकल तो हो ही गया है, चाहे वो आप जैसे आर्टिस्ट को ही देख लो, जैसे बॉलीवुड के अंदर देख लो आप, कितनी हमें नेपोटिज्म जो है वो देखने को मिल रहा है। सेम वही चीज, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म। तो ये वाली चीज पर अभी G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप ने डिस्कशन किया और पहली बार स्पोर्ट्स को भी इसके अंदर, इसके मैंडेट के अंदर जो है वो शामिल किया गया। पॉइंट टू बी नोटेड, किस चीज को शामिल किया, स्पोर्ट्स को किसने शामिल किया, G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप ने। तो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बात करें गाइस, तो इसे G20 लीडर्स के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। मुझे बताइए आप जरा, G20 में टोटल कितने मेंबर्स हैं, कितनी कंट्रीज हैं टोटल, मैंने बोला कंट्रीज हैं, तो बताइए टोटल कितनी कंट्रीज हैं G20 के अंदर। तो और इंडिया क्या इसकी मेंबर है क्या, बताओ जरा। और टोरंटो समिट के दौरान 2010 में ये एस्टैब्लिश हुआ था एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप G20 का। इसमें मेन टारगेट किया जाता है किस चीज पर, ये अपडेट करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं G20 एंटी करप्शन एक्शन प्लान को। पूरे दुनिया भर में से करप्शन को खत्म करने के लिए जो प्लान्स पॉलिसीज जो तैयार होती हैं, तो उसको इंप्लीमेंट करने के ऊपर ये टारगेट करते हैं। और जो नई नई एरियाज पर जो करप्शन जो हमें देखने को मिल रहा है, तो उसको ये अपडेट करते हैं अपने मैंडेट पे। और ये एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप जो है, ये G20 के जो लीडर्स हैं उनको रिपोर्ट करती है, यानी कि जो भी अपने प्लान्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, उसकी जानकारी जो है वो देती है G20 लीडर्स को। इट कोऑपरेट्स क्लोजली विद एंड सपोर्ट्स द वर्क ऑफ रेलिवेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये काम करती है, फोकस करती है, सपोर्ट करती है वेरियस ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को जो करप्शन को रोकने के लिए हमें देखने को मिलते हैं। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ और भी काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, एजेंसीज हैं, जिनके साथ मिलकर ये काम करती हैं। तो G20 की बात करें गाइस, तो G20 की एनुअल मीटिंग हम लोग को देखने को मिलती है, लीडर्स होते हैं, राइट, ऐसी कंट्रीज के जो लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज होती हैं, जो काफी बड़ी और काफी तेजी से ग्रो करती हुई जो कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं, तो उनके लीडर्स की ये मीटिंग जो होती है, एनुअल मीटिंग, ये G20 हमें देखने को मिलता है। ये आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज के लीडर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसके जो मेंबर कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं, उनके कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें जीडीपी वाइज, तो पूरे दुनिया भर के जीडीपी का 85% कंट्रीब्यूट करती हैं वो कंट्रीज जो G20 की मेंबर्स हैं। और 2/3 यानी कि ये कंट्री ऐसी भी है, यानी इन पूरी कंट्री को, G20 कंट्रीज को अगर आप मिला दें, तो पूरे दुनिया भर की 2/3 आबादी जो है वो इन कंट्री से बिलोंग करती है। G20 समिट को फॉर्मली समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो ये वाला पॉइंट याद रखना, वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन इसे कहते हैं G20 को। तो क्वेश्चन अगर आ जाए G20 समिट को जो है फॉर्मली किस नाम से जाना जाता है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब देखिए ये G20 बनी कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसे ही एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जब सामने आया 1997 1998 में, तो उस समय इस चीज पर विचार किया गया, इस चीज पर चर्चा की गई कि यार ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ऐसा कोई एक सिस्टम होना चाहिए जहां पर जो मेजर जो कंट्रीज हैं, राइट, जिनका वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर मेजर होल्ड हम लोग को देखने को मिलता है कलेक्टिवली, जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर 85% से ज्यादा पूरे दुनिया भर की जीडीपी का होल्ड जो है वो इन कंट्रीज के पास है जो G20 की मेंबर्स हैं, और पॉपुलेशन वाइज भी 2/3। तो ऐसी कंट्रीज, ऑब्वियस सी बात है कि जिन कंट्रीज में सबसे ज्यादा आबादी हमें देखने को मिल रही है, प्लस जो काफी तेजी से ग्रो कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है वर्ल्ड की जीडीपी पर, तो उन कंट्रीज का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर आकर वो डिस्कस कर सकें। अगर किसी प्रकार के इकोनॉमिकल क्राइसिस होते हैं वर्ल्ड लेवल पर, तो मिलकर बैठकर डिस्कस करके उन क्राइसिस को मिनिमाइज करने के ऊपर ये काम कर सके, ऑपरेट कर सके, है ना। तो इसके लिए इन्होंने सोचा कि यार एक जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, राइट, जहां पर ये मिलकर पार्टिसिपेट कर सके। और G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स ने एग्री किया कि स्टैब्लिश किया जाएगा G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग को। तो याद रखिएगा 1999 में इसको स्टैब्लिश करने पर बात की गई थी, राइट, कि G20 को, और G7 के फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको बनाने के ऊपर जो है वो किया था, यानी कि डिस्कशन किया था। तो यार ये बात याद रखिएगा कि G20 की जो उत्पत्ति हुई है, G20 जो बनी है, उसके पीछे G7 का एक बड़ा रोल है, या फिर G8 का रोल है। आप जानते हैं G8 जो है वो G7 में बदल गई। तो बताइए G8 जो हुआ करती थी वो G7 में किसके हटने से जो है वो बदली, बताओ कौन सी कंट्री के हटने से बदली। और G20 के मेंबर कौन है, देखो इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर, और ये पूरे मेंबर हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन आए G20 में कितनी कंट्रीज हैं,
तो आपको ये ध्यान में रखना है 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन, जिसमें टोटल 27 कंट्रीज हमें देखने को मिलती है। पहले 28 हुआ करती थी, ब्रिटेन हट गई आफ्टर ब्रेक्सिट, फिर 27 बची। तो आपको अगर कंट्री, बहुत ध्यान से सुनना क्या पूछ रहे हैं ये लोग, अगर आपको कंट्रीज पूछेंगे तो 19+1, 19 प्लस यूरोपियन यूनियन आपको ध्यान में रखना है, और G20 के मेंबर्स पूछेंगे तो 20 मेंबर्स है, राइट, यूरोपियन यूनियन इंक्लूडिंग, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर एक G20 प्लस भी अगर आपसे पूछ जाए कि G20 प्लस क्या है, तो G20 की डेवलपिंग कंट्रीज जो है इन्हें G21, G23 या फिर G20 प्लस कहा जाता है। ये ब्लॉक है डेवलपिंग नेशन का। तो G20 में जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका जो ब्लॉक है उसे हम लोग G20 प्लस जो है वो कहते हैं, और ये 2003 में एस्टैब्लिश हुई थी। इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड टू द ब्रासीलिया डिक्लेरेशन साइंड बाय फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ऑन 6 जून 2003। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, G20 प्लस कब बनी, जब इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका इनकी बैठक हुई, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की, और इन्होंने ब्राजीलिया डिक्लेरेशन को साइन किया, उसके बाद ये G20 प्लस की शुरुआत हुई 2003 में। G20 प्लस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर आप इन G20 में डेवलपिंग कंट्री के कंट्रीब्यूशन को अगर आप देखें तो डेवलपिंग कंट्री का कंट्रीब्यूशन दुनिया की पॉपुलेशन में 60% से ज्यादा है, दुनिया के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में 26% से ज्यादा है, और फार्मर्स के मामले में डेवलपिंग कंट्रीज में 70% से ज्यादा हम लोग को फार्मर्स देखने को मिलते हैं, राइट, G20 ब्लॉक के अंदर। तो G20 प्लस जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज का ब्लॉक है G20 में, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, सिंपल सी, क्लियर है यहां तक बातें। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में, राइट। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इनवाइट किया है इंडिया को, जो कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, कि उसे फुल टाइम मेंबरशिप जो है वो मिले। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इंडिया को फुल टाइम मेंबरशिप देने के लिए इंडिया को उसने इनवाइट किया। तो ये वाला पहली बात तो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और अगर ये जो प्रपोजल है, ये इन्विटेशन है, अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो इनकी एक कंडीशन होती है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। हमारे पास ऑयल का जो रिजर्व होना चाहिए वो 90 दिन का होना चाहिए, 90 डेज का हमें ऑयल के रिजर्व को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम इसके मेंबर बनेंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के, तो सबसे पहला काम, इसकी कंडीशन है मेंबरशिप की, कि सबसे पहला काम हमें 90 डेज तक हमारे ऑयल के रिजर्व को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो भंडार है तेल का, उसे हमें 90 दिन के लायक जो है वो बनाना पड़ेगा। आज की डेट में हमारा जो भंडार है ना, ऑयल रिजर्व जो है वो मात्र 9.5 डेज के बराबर है, यानी कि 9.5 दिन की हमारी जो तेल की रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल कर सकते हैं सिर्फ हमारे भंडार से। जैसे कि बिल्कुल सेम वही बात हो गई कि आपके घर में जो राशन रखा हुआ है, आपके घर में आप एक बार राशन लेकर आते हो तो वो 1 महीने तक चलता है, 30 डेज तक चलता है। कुछ लोग एक बार लेकर आते हैं 6 महीने चल जाता है, राइट। तो इनका राशन जो है, रिजर्व जो है वो ज्यादा बड़ा है, इनका रिजर्व जो है वो कम है। तो बात वही है कि हमारा भी रिजर्व जो है वो कम है। अगर हम अपने, जैसे हम इंपोर्ट अगर ना कराएं तेल को, तो हम 9.5 दिन तक आराम से जो है वो कार्य कर सकते हैं, राइट। बट 9.5 दिन के बाद तो हमारे लिए दिक्कत जो है वो बढ़ जाएगी। तो वैसे ही सेम, अब अगर हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हिस्सा बनते हैं तो ये पहली कंडीशन हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर दिमाग में रखना। अब इसके अलावा बात करेंगे तो मार्च 2017 में इंडिया जो है वो एसोसिएट मेंबर बनी थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी स्टैब्लिश कब हुई थी, 1974 में स्टैब्लिश हुई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की ये फ्रेमवर्क हम लोग को देखने को मिलती है, इस फ्रेमवर्क के आधार पर इसे बनाया गया था। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके मिशन जो है वो 4 मेन एरिया पर फोकस करते हैं। एक एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण जागरूकता, और एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में जुड़ाव। तो इन 4 मेन एरियाज पर ये ऑर्गेनाइजेशन फोकस करता है। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को पेरिस, फ्रांस के अंदर देखने को मिलता है। इसके रोल्स और फंक्शन क्या है, तो ये बनाई गई थी 1973-1994 के ऑयल क्राइसिस के दौरान। जैसे अभी हमने G20 के बारे में डिस्कस किया, इसे कब बनाया गया था, बताओ जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर कि किस क्राइसिस के दौरान G20, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ा है, देखते हैं कि आपको कितना याद है। तो जिन्होंने भी एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस लिखा है, बिल्कुल करेक्ट उनका आंसर है। तो हम लोगों ने इसे
G20 को फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान बनाया था, जब फाइनेंस से रिलेटेड इशू आ गया था, एकदम से इकोनॉमी जो है वो क्रैश हो गई थी, तो उस समय हम लोगों ने G20 को बनाया था जिससे कि इकोनॉमी को स्टेबल कर सकें। वैसे ही ऑयल का क्राइसिस आया था, तेल का इशू आ गया था 1973 1974 में, तो इस क्राइसिस के दौरान जो है हमने हमने नहीं मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को जो है वो बनाया गया। क्यों बनाया गया? कि जिससे कि ऑयल के क्राइसिस जो है वो ना आए, जो दुनिया भर के जो लीडर्स हैं ऑयल की फील्ड में, राइट, तो वो सामने आए और सामने आकर स्टेबलाइज करें सिचुएशन को, कि जिससे किसी प्रकार के क्राइसिस जो है वो डेवलप ना हो, और अगर बाई चांस क्राइसिस डेवलप होते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी टैकल करने के लिए ये लीडर जो है वो काम कर सकें, डिस्कशन कर सकें, राइट, टू हेल्प मेंबर्स रिस्पॉन्ड टू मेजर ऑयल सप्लाई डिसरप्शन। ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो गया था, तेल वगैरह जो है वो नहीं हो पा रहे थे, यानी कि तेल वगैरह जो है उनकी आपूर्ति फुलफिल नहीं हो पा रही थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, राइट। अ रोल इट कंटिन्यूज टू फुलफिल टुडे। आज की डेट में भी सेम वही इशू हम लोग को देखने को मिला। अभी देखिए कोरोना वायरस के कारण भी हमें देखने को मिला कि सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हुई थी, राइट, तो उसके कारण से भी कई बार हम देख रहे हैं कि प्राइसेस वगैरह भी जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, राइट। तो बहुत सारे इश्यूज हम लोग को लगातार देखने को मिले एनर्जी के मामले में। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आज की डेट में कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो काफी कम है। अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे पास पूरे दुनिया भर में जो ऑयल रिजर्व है वो मात्र सिर्फ इतना है जितना कि हम अगले 40 सालों तक बस चला पाए। तो ऑब्वियस ही बात है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस तो इंक्रीज होना ही है। तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए चलना है, राइट। तो इसके लिए जो कि ऑयल क्राइसिस ना हो, किसी प्रकार का ऑयल का सप्लाई स्मूथली जो है वो चलते रहे, सस्टेनेबल तरीके से चलते रहे, इसलिए ये चीज को बनाया गया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को, राइट। और इसके मैंडेट जो है वो समय समय पर बदलते रहते हैं। इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग ग्लोबल की एनर्जी ट्रेंड। आज की डेट में एनर्जी ट्रेंड जो है वो किस प्रकार से चल रहा है, तो उसको ये ट्रैक करते हैं, वेरियस इसकी रिपोर्ट सामने आती है, राइट, बताती है, राइट, कि किस किस कंट्री के अंदर कितना कंजम्पशन हम लोग को ऑयल का देखने को मिल रहा है, कितना सस्टेनेबल तरीके से कंजम्पशन देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीजों पर भी इसकी वेरियस रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिलती है। साउंड एनर्जी पॉलिसी को ये प्रमोट करती है, वही जो मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल तरीके से कैसे एनर्जी का उपयोग करना है, तो उसको ये प्रमोट करती है, राइट। फॉस्टरिंग मल्टीनेशनल एनर्जी टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, आपस में कंट्रीज मिलकर एनर्जी को सस्टेनेबल तरीके से उपयोग करें, उसके पीछे वेरियस जो टेक्नोलॉजीज आती हैं तो वो मिलकर जो है वो आपस में शेयर करते हैं, कॉपरेट करते हैं, राइट। तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है, राइट, और ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और इसके अंदर आज की डेट में अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट 30 मेंबर्स इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फैमिली के अंदर 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। तो बताइए जरा, इंडिया ने कौन से ईयर में इसे जो है वो ज्वाइन किया था? तो अभी आपको बताया मैंने 2017। तो आपको ये सब चीजें, जो छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये आपको ध्यान में रखनी है। इंडिया ने इसे 2017 में एज अ एसोसिएट मेंबर के तौर पर ज्वाइन किया था। A candidate country must be a member country of Organization for Economic Cooperation Development, but all Organization for Economic Cooperation Development members are not International Energy Agency member। तो देखो, अगर किसी कंट्री को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की मेंबरशिप चाहिए तो ये बहुत जरूरी है कि वो OECD की मेंबर हो, बट ये जरूरी नहीं है कि सभी की सभी OECD की मेंबर जो है उन्हें IEA की मेंबरशिप लेनी है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर आपको ग्रेजुएशन जो है वो करना है, राइट। आप ग्रेजुएशन करेंगे तब आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है वो लिख पाएंगे, राइट, यानी कि आप अगर फाइनल ईयर में भी होंगे तो आप लिख पाएंगे, बट ये कंडीशन, ये मैंडेटरी कंडीशन है। बट ऐसा तो नहीं है कि सभी जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनको सभी को सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है वो लिखना है, नहीं ना। तो वो सेम चीज वही यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये चीज आप ध्यान में रखो। और दूसरी बात, मुझे जरा बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट कि क्या इंडिया मेंबर है कि नहीं है, और अगर है तो कब बनी है, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। टू बिकम मेंबर अ कैंडिडेट कंट्री मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट इट हैज, अब मेंबरशिप लेने के लिए कंट्री को बताना पड़ेगा कि उसके पास 90 दिन का स्टॉक है, राइट, रिजर्व उसके पास जो है क्रूड ऑयल का या ऑयल प्रोडक्ट्स का 90 दिन का है, राइट, जब उसने मतलब प्रीवियस ईयर के नेट इंपोर्ट्स के कंपैरिजन में, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये कंडीशन जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और इसके अलावा इन कंट्रीज के पास जो है वो डिमांड रिस्ट्रेंट प्रोग्राम होना चाहिए, राइट, मांग संयम कार्यक्रम होना चाहिए, जिसके तहत ये अपने कंट्री के अंदर नेशनल ऑयल कंजम्पशन को 10% तक घटा सकें, रिड्यूस कर सकें। और इंडिया के पास है, और इंडिया के आज की डेट में तो काफी सारी कंट्रीज हमें देखने को मिल रही है कि उनका टारगेट यही है कि ऑयल कंजम्पशन को जो है वो रिड्यूस करना है। उसके लिए वेरियस नए नए इनिशिएटिव्स पर टारगेट कर रही है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गया, हाइड्रोजन, हमारा जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन हो गया, राइट। तो ये सब चीजें आप जानते ही हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हम लोग के पास हमें देखने को मिल रहा है,
राइट, कि जिससे कि हम लोग 10% तक ऑयल के कंजम्पशन को रिड्यूस करें। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम सबसे बेस्ट, आप ये वाली चीज मेंशन कर सकते हैं अगर मेंस में अगर आपको लिखना है तो इन सब चीजों के बारे में। और अगर क्या लिखना है, लिखना ही पड़ेगा, ये सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आना तो पक्का है ही। लेजिस्लेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट द कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मेजर्स ऑन अ नेशनल बेसिस। तो उनके पास ऐसे कानून होने चाहिए, लेजिस्लेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए कि वो ऑपरेट कर सकें, किसी प्रकार की इमरजेंसी आती है तो कोऑर्डिनेटेड तरीके से इमरजेंसी को नेशनल बेसिस पर वो रिजॉल्व कर सकें। Legislation and measure to ensure that all oil companies under its jurisdiction report information upon request। उसके पास ऐसे कानून होने चाहिए उस कंट्री के पास कि जैसे कि अगर जितनी भी उस कंट्री के अंदर जितनी भी ऑयल रिलेटेड जो कंपनीज है, जैसे ऑयल पीएसयूज वगैरह जो हमारी देखने को मिलती हैं, तो हम जब भी हमारी सरकार को रिक्वायरमेंट हो तब वो पूरी की पूरी अपना डेटा, अपना इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। मेजर्स इन प्लेस टू इंश्योर द केपेबिलिटी of contributing its share of इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कलेक्टिव एक्शन। तो उसके पास इतनी तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इंश्योर कर सके कि जब भी फंड्स वगैरह की रिक्वायरमेंट हो या किसी प्रकार के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो तो वो कंट्री इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को दे सके। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, इससे रिलेटेड पहले कई बार क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। और इसके अलावा वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस और एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स। तो ये सब रिपोर्ट हम लोग को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की देखने को मिलती है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक आईईए का। अब देखिए गाइस, एक आर्टिकल बहुत बढ़िया से सामने आ रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर कितनी ज्यादा आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, कितनी ज्यादा पेंडिंग हमें देखने को मिल रही है। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत जो पेटिशन जो फाइल की गई है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पेंडिंग है। एक रिपोर्ट सामने आई है, परफॉर्मेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट रिलीज हुई है। पहली बात तो इन्होंने ये चीज बताई है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर 3 वैकेंसी अभी भी खाली हम लोग को देखने को मिल रही है। फुल कैपेसिटी में ये कमिश्नर ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, राइट, अपनी फुल कैपेसिटी में 10 कमिश्नर की स्ट्रेंथ पर ये ऑपरेट नहीं कर रहा है, अभी भी 3 पद खाली है। देयर वर डिले इन डिस्पोजिंग ऑफ केसेस को डिस्पोज करने पर, मामलों को निपटाने पर काफी डिले हम लोग को देखने को मिल रहा है। डिले एक तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर ऑफिसर्स नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑफिसर जो अगर है भी तो वो इनएफिशिएंट तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, राइट, एफिशिएंटली उनका ऑपरेशन नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, प्रेजेंट स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो 12 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हम लोग को प्लस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन देखने को मिल रही है। दैट वुड नीड एटलीस्ट अ ईयर टू डिस्पोज देयर अपील्स। बताया जा रहा है कि इनके पास आज की डेट तक जितने भी मामले इनके पास पेंडिंग है उन मामलों को रिजॉल्व करना है तो 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। अगर हम भूल जाएं कि आने वाले समय में और अगर कोई भी मामले नहीं आते तो भी इनको अभी पेंडिंग मामलों को रिजॉल्व करने के लिए 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। अब गाइस, आरटीआई एक्ट 2005 की बात करें तो आई डोंट थिंक कि मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता है, इस कानून को समझाने की आवश्यकता। आप जानते हैं कि आरटीआई लगाकर, जैसे कि एक पब्लिक ऑफिस है, वहां पर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आरटीआई के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन जो है वो निकलवा सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, इस कानून के अंदर जो नागरिक के जो अधिकार हैं इन्फॉर्मेशन के, राइट, सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो नागरिकों के जो अधिकार हैं इन्फॉर्मेशन को, सूचना को प्राप्त करने के, तो उससे रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर इसके अंदर मेंशन है इस कानून के अंदर। अच्छा, पहले जो हुआ करता था 2002 का एक कानून हुआ करता था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 हुआ करता था। इसको हटाकर आरटीआई एक्ट 2005 जो है वो लाया गया। तो ये वाला एक बेसिक सा पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है इंडिया का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो उसको जो है वो पूरी तरह से कंसोलिडेट करने के पर्पस के लिए कानून लाया गया। सिंस आरटीआई इज इम्प्लिसिट इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन आएगा, आरटीआई किस फंडामेंटल राइट के तहत हमें देखने को मिलता है? तो ये वाला राइट, आर्टिकल 19 आप ध्यान में रखिएगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो। और की प्रोविजंस की बात करें गाइस तो इसके सेक्शन 4 के अंदर हमें देखने को मिलता है आरटीआई एक्ट के, सुओ मोटो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ईच पब्लिक अथॉरिटी। हर एक पब्लिक अथॉरिटी जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराएगी जो आरटीआई एक्ट के थ्रू जो है वो इसके पास आती है, और नहीं भी आती है तो भी पब्लिक अथॉरिटीज जो है वो अब खुद से जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन वो करेंगी, प्रोवाइड कराएंगी, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। साथ ही साथ सेक्शन 8 क्लॉज 1 के अंदर मेंशन है एग्जेम्पशंस, राइट। ऑब्वियस ही बात है कि कुछ सेक्शन 8 क्लॉज 1 भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, जैसे कि कुछ इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है जो कि हमारे लिए
सीक्रेट होती हैं, जैसे कि सेक्शन 8 क्लॉज 2 में भी इसके बारे में बताया गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत जो भी इंफॉर्मेशन होती है तो उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। जैसे कि हम अगर किसी मिशन को ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे आप ब्यूरोक्रेट, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, आप अगर किसी मिशन के लिए जो है वो जा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं अपने ऑफिसर्स को, तो ऑब्वियसली बात है कि उस मिशन से रिलेटेड अगर कोई आरटीआई आएगी क्वेरी करने के लिए तो उसका आप रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका मिशन है, ये हमारी नेशन की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। ऐसी कुछ चीज़ है। बट आपको एक और चीज़ बता दें कि ये कौन सी चीज़ जो है वो एग्जाम की जाएगी, कौन सी नहीं की जाएगी, वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इसका एक ये वाला बड़ा ड्रॉबैक भी आरटीआई के अंदर, जिसको लेकर हमेशा इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर बोल देती है कि ये फलाना चीज़ जो होगी वो आरटीआई के दायरे से जो है वो बाहर की होंगी, राइट, क्योंकि ये नेशन की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वाली इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। तो ये वाला भी एक पॉइंट हमें देखने को मिलता है। अब बात करें इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में और पीआईओ यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के बारे में, तो इस कानून के अंदर बताया गया है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर को सेंट्रल और स्टेट लेवल पर अपॉइंट करना है। साथ ही साथ पब्लिक अथॉरिटीज जो हैं उन्हें कुछ अपने ऑफिसर्स को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के तौर पर डेजिग्नेट करना होगा, राइट। और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे किस चीज के लिए कि आरटीआई के तहत जो भी, आरटीआई एक्ट के तहत जो भी इंफॉर्मेशन अगर लोग मांग रहे हैं तो उन इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने का काम होगा पीआईओ का, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का। और टाइम पीरियड बताया गया कि नॉर्मल कोर्स में इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जाएगी 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि जैसे ही एक पब्लिक अथॉरिटी के पास एक व्यक्ति आरटीआई लगाता है तो उस पब्लिक अथॉरिटी को, पीआईओ को जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन जो है वो देनी होगी। और यदि कोई इंफॉर्मेशन किस चीज से रिलेटेड है, यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे 48 घंटे के भीतर भीतर जो है वो आपूर्ति की जाएगी, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को दिया जाएगा 48 घंटे के अंदर अंदर, अगर वो लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड है किसी व्यक्ति की। और एक और चीज इसके अंदर मेंशन है, टाइम पीरियड थोड़ा सा, जैसे कि अभी हमने 30 दिन और 48 दिन के टाइम पीरियड की बात करी ना, इसमें 5 डेज और ऐड हो जाते हैं। इसमें 5 डेज जो होंगे वो और ऐड हो जाएंगे। अब कैसे ये 5 डेज इसके अंदर ऐड होंगे, तो अगर जैसे कि लेट्स से कि डायरेक्ट अगर एप्लीकेशन पीआईओ के पास नहीं आई, उसके असिस्टेंट के पास आई और असिस्टेंट के थ्रू पीआईओ के पास जा रही है, राइट, या फिर किसी और एक्सवाईजी अथॉरिटी के थ्रू पीआईओ के पास इंफॉर्मेशन जा रही है, तो इट विल टेक सम टाइम, ऑब्वियसली बात है, पीआईओ तक पहुंचने के लिए। तो अगर इंफॉर्मेशन डायरेक्ट पीआईओ तक पहुंच रही है तो उसके लिए 30 डेज और 48 आवर्स, ये दो क्राइटेरिया हमें देखने को मिलते हैं। बट इनडायरेक्टली पीआईओ के पास अगर एप्लीकेशन पहुंच रही है तो प्लस 5 डेज इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन आता है कि आरटीआई जो है वो क्या प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट कंपनीज के ऊपर लगाई जा सकती है आरटीआई, तो क्या जवाब दोगे आप लोग, जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। तो देखिए, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, डायरेक्टली अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट बॉडी है, तो डायरेक्टली तो उसके ऊपर आरटीआई जो है वो नहीं लगाई जाएगी। बट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को जो प्राइवेटाइज पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज हमें देखने को मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक कोई कंपनी है, जैसे कि नेशनलाइज कंपनी हमें देखने को मिल रही है, राइट, तो उसे अगर प्राइवेटाइज कर दिया सरकार ने तो कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसके ऊपर जो है आरटीआई लगाई जा सकती है, फिर वो डिसाइड करेंगे सीआईसी, हमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो पीपीपी वाले प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं उसके ऊपर भी आरटीआई लगाई जा सकती है। तो ये वाली चीज सरबजीत रॉय वर्सेस दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के डिसीजन में ये वाली चीज जो है वो रखी गई थी सामने, कि केंद्रीय सूचना आयोग ने भी पुष्टि की है, राइट, इस चीज पर कि प्राइवेटाइज पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज भी जो होंगी वो आरटीआई के तहत जो है वो रखी जाएंगी, राइट। और पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो सीआईसी ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं और उन्हें सिटीजन्स, यानी कि वो आंसरेबल होती है सिटीजन्स के लिए, कि सिटीजन जो भी चीज जो है वो पूछेंगे तो उसका जवाब जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को देना पड़ेगा। तो इसका मतलब साफ है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होंगी वो आरटीआई के तहत जो है वो रखी जाएंगी। बट अगस्त 2013 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल विच वुड रिमूव पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द स्कोप ऑफ लॉ। तो 2013 में ये अमेंडमेंट बिल लाया गया था जिसने पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई से हटाने के लिए जो है वो इसके अंदर प्रोविजन देखने को मिले थे। और आज की डेट में कोई भी पार्टी जो है आरटीआई एक्ट के तहत हमें नहीं देखने को मिलती है। अ केस हैज बीन फाइल्ड फॉर ब्रिंगिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अंडर इट, और एक केस भी सामने आया है जिसमें फोकस किया जा रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के अंदर लाया जाए। तो क्वेश्चन आएगा पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के अंदर शामिल है क्या, तो हमारे सीआईसी ने बिल्कुल कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज एक पब्लिक अथॉरिटी है तो इसलिए वो शामिल होंगी इसके अंदर आरटीआई के अंदर। बट हमें देखने को मिला कि एक अमेंडमेंट बिल सामने आया जिसने पॉलिटिकल पार्टी को इससे हटा दिया, राइट, आरटीआई से हटा दिया, और आज की डेट में आरटीआई एक्ट के तहत पॉलिटिकल पार्टी काउंट नहीं की जाती है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, क्या सीजेआई हमारे आरटीआई के तहत जो है वो आते हैं क्या? क्वेश्चन ये बनेगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 13 नवंबर 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को सही ठहराया और कहा कि जो ऑफिस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, ये आरटीआई के तहत जो है वो लाया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 हमें देखने को मिला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट इसका बहुत ध्यान से सुनिए कि केंद्र सेंटर शैल हैव द पावर्स टू सेट द सैलरीज एंड सर्विस कंडीशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लेवल। केंद्र के पास शक्ति होगी कि वो सीआईसी जो हम लोग को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो देखने को मिलते हैं, राइट, या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो देखने को मिलते हैं, उनकी सैलरी और उनकी सर्विस कंडीशन, तो उसको जो है वो चेंज करने की पावर जो है वो सेंटर के पास हमें देखने को मिलेगी, या उसको मॉडिफाई करने की पावर सेंटर के पास हमें देखने को मिलेगी। और इस चीज को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2019 के सेंटर जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल करेगी इस चीज को, ऑब्वियसली बात है आरटीआई को। तो आरटीआई के ऑफिसर्स जो है उनके पास ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी, तो इसलिए काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं आरटीआई के ऑफिसर्स को ऑटोनॉमी दी जाए, राइट। जो टर्म हम लोग को सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का देखने को मिलता है, तो अपॉइंटमेंट विल बी फॉर सच टर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसा जितने समय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी उतने समय के लिए ये ऑफिसर्स जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। और आरटीआई का जो ओरिजिनल कानून था उसके अंदर ये चीज मेंशन थी कि जो भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो सैलरीज होंगी, अलाउंसेस होंगी और दूसरे टर्म्स ऑफ सर्विस होंगी, वो बिल्कुल बराबर होंगे, सेम होंगे जो कि इलेक्शन कमिश्नर को मिलते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जितनी सैलरी होगी वो सेम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की होगी, राइट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो भी सर्विस कंडीशन अलाउंसेस होंगे वो सेम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जो है वो प्राप्त होंगे। तो ये वाली चीज ओरिजिनल एक्ट में थी, बट अब इस चीज को हटाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एंड सैलरीज और दूसरे टर्म्स ऑफ सर्विस जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के होंगे वो बिल्कुल किसके बराबर होंगे, ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखो। ये तो बात करी हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो इनकी पूरी चीज बराबर होंगी, ये ओरिजिनल एक्ट में था। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें तो इनकी सैलरीज, इनके जो दूसरे टर्म्स ऑफ सर्विस जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, चीफ सेक्रेटरी के बराबर होंगे उस स्टेट गवर्नमेंट के। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और अमेंडमेंट के अंदर ये पूरी चीज किसके हाथ में दे दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दी गई, और इसी चीज के लिए इसको भी काफी बार जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इस अमेंडमेंट को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, अब इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो अमेंडमेंट आर सीन एज अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, केंद्रीय सूचना आयुक्त की स्वतंत्रता के लिए खतरे के रूप में इस संशोधन को देखा जा रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन कर दिया, तो आपकी क्लैरिटी हो गई होगी इस टॉपिक के ऊपर, राइट। बाय डिमिनिशिंग द स्टेटस ऑफ सीआईसी, आईसी एंड स्टेट सीआईसी फ्रॉम दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज would reduce their ability to issue directives to senior government functionaries। ऑब्वियस ही बात है, अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरा सिक्का जो है वो चला गया, पूरा खेल जो है वो चला गया, पूरी चाबी जो चली गई, तो ऑब्वियस ही बात है कि अब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या हमें इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो देखने को मिलते हैं, तो अगर किसी सीनियर अथॉरिटी के खिलाफ इन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके हाथ जो है वो फिर बंद जाएंगे, ऊपर टॉप लेवल की अथॉरिटीज उन्हें कंट्रोल करेगी फिर। तो ये इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अमेंडमेंट वुड एम्पावर द सेंटर, तो केंद्र को जो है वो सशक्त जो है वो बना देगा, राइट। ये अमेंडमेंट हमें देखने को मिलेगा। एंड टू मेक रूल्स टू डिसाइड द टेन्योर, सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल ऑल्सो एज वेल एज फॉर स्टेट। तो स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पूरी चीज पूरी तरीके से कंट्रोल जो है वो सेंटर करेगा, तो इसलिए इसको जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा था। दिस विल फंडामेंटली वीकन द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमिशन। तो ये आरटीआई का जो मेन रोल जो था, जो पर्पस था, तो उसको जो है वो क्रैश कर देगी ये पूरी चीज है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। गवर्नमेंट हेल्ड नो पब्लिक कंसल्टेशन ऑन द बिल, तो सरकार ने विधेयक पर कोई भी सार्वजनिक परामर्श जो है वो नहीं किया। मतलब कि जैसे होता है ना, कोई भी बिल वगैरह आता है कुछ समय के लिए उसको, जैसे जब उसका ड्राफ्ट वगैरह बनता है, तो आपको मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है कि अभी पब्लिक की सहमति के लिए या पब्लिक के ओपिनियंस मांगने के लिए उसको जो है वो प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है कि पब्लिक जो है वो अपने ओपिनियंस जो है वो दे सके। बट इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया गया था इस बिल को लेकर, राइट। अब गाइस डिस्कस करेंगे नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में। वैसे तो नाम से ही पूरी चीज समझ में आ रही है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऐसी अथॉरिटी हमें देखने को मिलती है जो कि कॉर्पोरेट्स के जो फाइनेंशियल जो भी चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन, रिटर्न्स वगैरह, तो उसको रिपोर्ट जो है वो करती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इस पर हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है। बट बिफोर दैट, ये नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, ये है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। तो 2018 में इसका गठन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2018 में। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 132 क्लॉज 1 के तहत इसको किया गया था। इसकी क्या आवश्यकता थी, तो अकाउंटिंग स्कैम्स काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। एक्चुअली क्या हो रहा था, आपको पता होगा इसकी कंपनीज के अंदर हम लोग को जैसे कि कुछ पोस्ट देखने को मिलती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, राइट, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, जिनका काम क्या होता है कि रिपोर्ट्स वगैरह को फाइल करना। जैसे कंपनी सेक्रेटरी जो होती है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जो है वो एनुअल फाइलिंग करती है। तो इन लोग क्या कर रहे थे, काफी सारे घोटाले सामने आ रहे थे। कंपनीज कितना बिजनेस कर रही है उससे रिलेटेड सही आंकड़े ये लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, फाइल नहीं कर रहे थे। तो ये सब अकाउंटिंग स्कैम्स जब सामने आया, तब उस समय आवश्यकता पड़ी कि यार एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए जो कि प्रॉपर तरीके से ये चेक करे कि जो ऑडिटर्स हैं, जो ऑडिटिंग करते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, तो इनके जो ऑडिटिंग करने के जो तरीके, स्टैंडर्ड जो है वो सही है कि नहीं है, कि ऑडिटिंग जो है वो सही क्वालिटी की हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। तो क्योंकि क्या होगा, अगर लेट्स से कि ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी ऑन पेपर दिखा रही है कि अरे वाह यार ये तो बहुत प्रॉफिट कर रही है, बहुत बेनिफिट कर रही है, इसके शेयर्स लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि इसमें एक अच्छी खासी इनकम जो है ये जनरेट कर रही है। अब देखो, जब इस प्रकार की पिक्चर एक कंपनी की जब मार्केट में सामने आएगी कि अरे अच्छी ग्रो कर रही है, बढ़िया है, इन्वेस्टर्स इस पर इन्वेस्ट करते हैं, लगातार इसके पास फंडिंग आती जा रही है, तो दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये चीज को देखकर अट्रैक्ट होंगे कि अरे वाह यार ये तो बहुत बढ़िया जो है वो कर रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये जो पब्लिक है ये अट्रैक्ट होकर जो है वो आ जाएगी, इस पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देगी। अब इन पब्लिक को एक्चुअल में नहीं पता कि इसकी जो बैलेंस शीट है वो जो है वो लॉस में चल रही है, बट ये दिखा रहे हैं प्रॉफिट में, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, एक टाइम पर इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और मालिक को जैसे ही पता लगा कि उसके जितने भी लॉसेस हैं वो इन्वेस्टर्स के इनकम के थ्रू जो है वो हो गए हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है बियर हो गए हैं, तो मालिक अपना, यानी कि इस कंपनी का मालिक अपना शेयर लेकर खलास निकल जाएगा और सामने कंपनी की असलियत प्रस्तुत कर देगा कि यार कंपनी का तो दिवालिया निकल गया, कंपनी तो लॉस में चल रही थी। बात समझे, पूरी पिक्चर समझे कि किस प्रकार से होती है। एक बार और समझाता हूं, ध्यान सुनो। एक कंपनी है लॉस में चल रही है, पेपर में दिखा रही है कि वो बढ़िया जो है वो प्रॉफिट में चल रही है, ऑन पेपर दिख रहा है कि अरे बढ़िया प्रॉफिट में है, बट एक्चुअल रियलिटी है वो कंपनी लॉस में चल रही है। अब इस पर्टिकुलर प्रॉफिट में देखकर कि ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, क्योंकि आप अपना पैसा कहां पर लगाओगे, ऑब्वियस ही बात है कि ग्रोथ पर ही अपना पैसा लगाओगे ना। आप इन्वेस्टमेंट कहां किस चीज पर करोगे, जो कंपनी ग्रो कर रही है उस पर आप अपने इन्वेस्टमेंट करोगे, आप शेयर्स खरीदोगे, उस कंपनी की इक्विटीज खरीदोगे, डिबेंचर्स खरीदोगे, है ना। तो ऐसी काफी सारी पब्लिक ऐसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद लेती है। अब ये कंपनी लॉस में थी, जो ओनर था उसने स्ट्रेटेजी बनाई कि हम ऑन पेपर जो है वो नकली नकली चीज दिखाते हैं, जिससे कि अभी तक हमारा जो लॉस हुआ है, हम अपना वो लॉस जो है वो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसे तो दे रहे हैं, उससे अपने लॉस को जो है वो रिकवर कर लेते हैं। मतलब अपना जो जो है ना, अपनी जेब से इतना गया वो इन्वेस्टर के पैसों से जो है भर लो, और उसके बाद सामने दिखा दो कि अरे बाप रे, एक तो कंपनी जो है वो क्रैश हो गई, बड़ा घोटाला हो गया, मतलब कंपनी का दिवालिया निकल गया, क्रैश हो गई। तो ऐसे ही ये जो पूरे घोटाले हमें देखने को मिल रहे हैं ना, इनको रोकने के लिए ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी लाने पर विचार जो है वो किया गया था, राइट। फिर जाकर ये नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी हमें देखने को मिली कि इसका जो है वो गठन हुआ, राइट। तो ये चीज़ है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, इस प्रकार से चीज़ों को समझा करो। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल से आप चीज़ों को समझोगे, वो भी प्रैक्टिकल रियल लाइफ के एग्जाम्पल से, तो और आसान हो जाएगी ये तैयारी आपके लिए। तो कंपनीज एक्ट, इट रिक्वायर्स द NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, टू हैव अ चेयरपर्सन, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और इन्हें अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एंड मैक्सिमम 15 मेंबर्स इस बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो NFRA में एक चेयरपर्सन, 15 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। इसके फंक्शंस और ड्यूटी क्या होती है, तो ये रिकमेंड करती है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की पॉलिसीज के बारे में, स्टैंडर्ड्स के बारे में, कि किस प्रकार से पॉलिसीज स्टैंडर्ड्स जो है वो अडॉप्ट करें कंपनीज, और कंपनीज की जो कंपनी सेक्रेटरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किस तरीके से जो है वो स्टैंडर्ड्स अपना बनाकर फॉरवर्ड करें एमसीए के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, गवर्नमेंट के पास, राइट। फिर गवर्नमेंट उसे अप्रूव करें, अगर ये इस स्टैंडर्ड और पॉलिसी के थ्रू आएंगे तभी अप्रूव किया जाएगा, और नहीं आएंगे तो फिर अप्रूव नहीं किए जाएंगे, राइट। तो वो चीज हमें देखने को मिलती है। मॉनिटर करती है ये अथॉरिटी, राइट, और ये चेक करती है कि सभी कंपनीज प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को, ऑडिटिंग को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। क्वालिटी ऑफ सर्विस को जो है वो चेक करती है प्रोफेशंस की, राइट, जो जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी सही तरीके से ऑपरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उनके ऊपर भी निगरानी रखती है ये बॉडी, राइट। परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एंड ड्यूटीज एज मे बी नेसेसरी और इंसिडेंटल टू द aforesaid फंक्शंस एंड ड्यूटीज। तो जब भी आवश्यकता पड़ती है और कुछ अगर इन्हें लगता है कि हाँ यार इनको कुछ ऐड ऑन करना चाहिए इसी चीज से रिलेटेड, राइट, कि जिससे कि कंपनीज इस प्रकार के फ्रॉड ना कर पाए, राइट, तो उनको क्रॉस चेक करने से रिलेटेड अगर उनको लगता है कि कुछ और चीज जो है वो उनको करनी चाहिए, तो वो भी जरूरत पड़ने पर वो सब चीज करती हैं।
इनके पास पावर क्या होती है, देखो ये प्रोब, ये बुलवा सकती हैं, जांच करवा सकती हैं लिस्टेड कंपनीज के ऊपर और इवन अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर, बट शर्त सिर्फ इतनी है कि अनलिस्टेड कंपनीज का पेड अप कैपिटल कम से कम जो है वो 500 करोड़ रुपए होना चाहिए और उनका टर्नओवर जो है वो कम से कम 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं अनलिस्टेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी, उनके ऊपर ये जांच करवा सकती है या कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है प्रोफेशनल के मिसकंडक्ट के ऊपर, राइट, जो कि कमिट किए जाते हैं ICAI के मेंबर्स के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स के द्वारा। तो जो भी इन लोग अगर मिसकंडक्ट किसी प्रकार का करते हैं तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई भी करती है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो बैठाती है। तो ये NFRA आपको समझ में आ गया कि क्या है। अब ध्यान से सुनो, अभी हुआ क्या है, हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अभी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, राइट, ICAI के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये NFRA के द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन का विरोध कर रहे हैं, राइट। तो इन्होंने बोला है कि जैसे ये NFRA का ज्यूरिसडिक्शन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर नहीं है, बट NFRA ने जो है वो क्या चीज बताई है, तो देखो हुआ ये है कि 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं जब NFRA एक कंसल्टेशन पेपर लेकर आई थी कि जिसमें कहा गया था कि अब से स्टैट्यूटरी ऑडिट और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स MSMC माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो कंपनीज है तो उनके लिए भी ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लेकर आ गई। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कहना है कि यार आपका प्रोविजन कहता है कि आप अनलिस्टेड कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल, राइट, 500 करोड़ का जो है वो होना चाहिए और टर्नओवर 1000 करोड़ का होना चाहिए, उसको जो है वो आप प्रोब करोगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे, बट आप इस प्रकार की स्टैंडर्ड पॉलिसीज छोटी कंपनीज के लिए जो है वो क्यों दे रहे हो, राइट। तो उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना विरोध कर रहा है। तो इसको लेकर ये टॉपिक था। दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बस पता होना चाहिए कि टॉपिक न्यूज में क्यों था। यहां से चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको पहले समझाई थी। क्लियर हो गई बातें पूरी। अब बात करेंगे पेपर 3 के टॉपिक्स की। सेंट्रल जू अथॉरिटी, जू अथॉरिटी हमें देखने को रहा है स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है ये जूस के लिए इंडिया के अंदर, ये एस्टैब्लिश की गई थी 1992 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव इस अथॉरिटी का क्या है, टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन नेशनल एफर्ट इन कंजर्वेशन ऑफ द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री की जो बायोडाइवर्सिटी हम लोग को देखने को मिलती है, जैव विविधता, तो उसे जो है वो क्या करना, उसका संरक्षण करना, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है और ये नेशनल जू पॉलिसी 1998 के तहत हमें देखने को मिलती है। एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी हम लोग को देखने को मिलती है, बॉडी बनाई गई है। अब देखो इनके फंक्शंस क्या होंगे, तो देखो याद रखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है वो किसके लिए है, जानवर की देखभाल करने के लिए हमें देखने को मिल रही है। अथॉरिटी बनाई गई है कि जानवर को प्रोटेक्ट कर सके, हमारी बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कंजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें। तो ये स्टैंडर्ड्स, मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताती है कि जूस के अंदर जो एनिमल्स को जो रखा जाता है तो एनिमल्स की किस प्रकार से आपको देखभाल करनी है, राइट, उनके स्वास्थ्य की देखभाल, उनका रखरखाव कैसे करना है, तो उसके बारे में ये अपना मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो प्रस्तुत करती है। हर एक जू हमारी कंट्री के अंदर जो है उसे रिकॉग्नाइज करती है सेंट्रल जू अथॉरिटी, राइट। और इवन जू के अंदर जो भी एक्टिविटीज होंगी तो उसके बारे में भी सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है वो बताती है कि उनको क्या क्या एक्टिविटीज जो है वो करनी है। इट कैन ऑल्सो डी रिकॉग्नाइजेज जूस, तो जू को डी रिकॉग्नाइज करने का भी काम सेंट्रल जू अथॉरिटी का होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए जूस को हमारी कंट्री के अंदर कौन सी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है, तो सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है, तो विजन प्लान याद रखिएगा, विजन प्लान 2021 टू 2031 का है, 10 साल का ये विजन प्लान हम लोग को देखने को मिल रहा है इंडियन जूस के लिए, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। विजन प्लान का मेन एम क्या है, एट अपग्रेडिंग इंडियन जूस, हमारे भारतीय जो जू चिड़ियाघर जो है उन्हें अपग्रेड करना और सेंट्रल जू अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली है, राइट। छोटा सा टॉपिक है, बेसिक सा। अब देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, अब हम इसको समझेंगे। जीएसटी नेटवर्क हैज सेड इट हैज ब्लॉक्ड ₹14,000 crore वर्थ ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 66,000 बिजनेस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो जीएसटी के अंदर जो बिजनेस रजिस्टर्ड है तो उनका जो नेटवर्क है 14,000 करोड़ रुपए की वैल्यू का, तो उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का है। तो आपको बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो पहले समझना है, पहले ये समझाता हूं फिर ये बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ये क्या है, इट इज अ टैक्स दैट अ बिजनेस पेज ऑन अ परचेज एंड दैट कैन बी यूज टू रिड्यूस इट्स टैक्स लायबिलिटी व्हेन इट मेक्स अ सेल। जैसे कि अब देखिए बिजनेस की बात हो रही है, बिजनेस का मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा, एक दुकानदार है, एक दुकानदार और ये होलसेलर है और ये रिटेलर है, ठीक है। होलसेलर रिटेलर तो पता होगा आपको। तो होलसेलर से सामान रिटेलर खरीदेगा, रिटेलर से ये बेचेगा सामान किसको, कंज्यूमर्स को। अब हो क्या रहा है,
ये बिजनेस है, ठीक है, ये रिटेलर है। जब ये सामान किससे खरीद रहा है, होलसेलर से खरीद रहा है, तब उसी समय ये टैक्स पे कर दे रहा है, राइट, टैक्स पे कर दे रहा है। और रिटेलर ये सामान जो है वो कंज्यूमर को भेज रहा है, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि कंज्यूमर जो है वो टैक्स किसके पास रख रहा है, रिटेलर्स के पास रख रहा है। फिर जब जीएसटी इस रिटेलर को फाइल करनी रहती है, तब उस समय जीएसटी फाइल करते समय ये रिटेलर अपनी ये होलसेलर वाली स्लिप जो है वो दिखाता है, बोलता है कि मैंने जब होलसेलर को पेमेंट दी थी तो मैंने इसमें टैक्स पहले ही पे कर दिया है, तो इसलिए जीएसटी एनुअल रिटर्न में ये एग्जेम्पशन जो है वो मांगता है। फिर से समझो, बहुत ध्यान से चीज को समझो, मुझे पता है अभी भी चीजें काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आई होंगी, बहुत आसान तरीके से चीजें समझो। एक दुकानदार है, ठीक है, जैसे कि लेट्स से कि ये एक दुकानदार है राम, ठीक है। अब ये एक कंपनी है, राइट, जो कि इसको सामान भेजती है, राइट। ये इस कंपनी से जो है वो सामान खरीदता है, जैसे कि बिस्किट की कंपनी है, तो राम ने बिस्किट की कंपनी से बिस्किट खरीदे। तो जब राम ने बिस्किट खरीदे, वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदे, उसने बेचने के लिए खरीदे, ये दुकानदार है, राइट। तो जब राम ने ये बिस्किट खरीदे, तो बिस्किट खरीदते समय ही राम ने जो है वो टैक्स पे कर दिए, किसको, इसको, बिजनेस को, राइट, बिस्किट की कंपनी को। फिर ये बिस्किट जब ये इस कंज्यूमर को बेचेगा, तो ऑब्वियस ये बात है कि टैक्स किसके ऊपर लगता है, पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है, रट लो कि टैक्स एंड कंज्यूमर पे लगता है, यानी कि एंड, जैसे कि हम अगर कोई बिस्किट खरीद के खा लें तो वो टैक्स जो है वो हमारे ऊपर लग रहा है, राइट, हमें जो है वो टैक्स चुकाना है, क्योंकि कंज्यूमर को टैक्स चुकाना होता है, फाइनल कंज्यूमर को। तो अभी देखिए यहां पर ये जो राम जो था, जिसकी दुकान थी, तो वो उसने जब बिस्किट खरीदे इस कंपनी से बेचने के लिए, राइट, तभी उसने उस समय ये टैक्स पे कर दिए। फिर इसने जब इस व्यक्ति को जो माल बेचा, तो इसके पास से जो आया हुआ पैसा जो राम ने कलेक्ट किया, राइट, तो राम अपनी पॉकेट में उस पूरे पैसे को रख लेगा, क्योंकि उसने टैक्स पहले ही पे कर दिया है। तो जब इसको जीएसटी फाइल करना होगा, अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करना होगा राम को, तब उस समय ये पेपर में मेंशन कर देगा, वहां पर लिख देगा कि मैंने, और स्लिप्स दिखा देगा, यानी कि इस बिस्किट की कंपनी के बिल्स जो है वो दिखा देगा, अटैच कर देगा, बोलेगा कि मैंने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है पहले ही, इसलिए मैं दोबारा से जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है, ये समझ लीजिए आप। तो देखो क्या लिखा है, वर्ड लाइन बाय लाइन चीजों को समझो। बिजनेस पेज ऑन अ परचेज, बिजनेस का काम क्या होता है, सेल करने का, राइट, परचेज करके सेल करने का प्रोडक्ट को। तो ये बिजनेस ने जिस समय उस प्रोडक्ट को खरीदा था, उसी समय उसने क्या किया, टैक्स पे कर दिया। और फिर जब फाइनल कंज्यूमर से उसके पास जो पैसा आया, और फिर जब एट दी एंड फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब ये अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करता है, जीएसटी रिटर्न फाइल करता है, तब उस समय ये पहले ही अपने बिल्स दिखा देगा, राइट, यानी कि ये टैक्स पे नहीं करेगा, ये बिल्स दिखाएगा और बोलेगा कि मैंने ऑलरेडी टैक्स जो है वो पे कर दिया है। तो इन सिंपल टर्म्स, इनपुट क्रेडिट मीन्स एट अ टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट you can reduce the tax you have already paid on input and pay the balance amount। तो आप जब टैक्स पे करेंगे तो आप क्या करते, और सिर्फ देखिए ये सिर्फ बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर ये राम बिस्किट कंपनी से बिस्किट खरीद के खुद खा जाता, तो जो बिस्किट उसने खुद खाए हैं, तो उस पर वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकता था। वो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, यानी कि टैक्स जब जीएसटी रिटर्न जब फाइल करेगा, उस पर जब एग्जेम्पशन जब क्लेम करेगा, वो सिर्फ उसी पर क्लेम करेगा जिसको उसने रीसेल के लिए जो है वो दिया है, राइट। बट जिसको उसने ऑलरेडी खा लिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि उस पर वो क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक जो ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्ट है, तो उस पर हमें उसका रिकॉर्ड जो है वो देखने को मिलेगा, तो उसके बिल्स वगैरह पूरे होते हैं। तो ये क्या करेगा, जो भी मतलब जो उसने जो माल कंज्यूमर्स को बेचा है और कंज्यूमर से उसके पास जो टैक्स आया है, मतलब कि क्योंकि आप देखिए कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, उस पर क्या लिखा रहता है, एमआरपी, और इसमें आपने देखा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। एमआरपी पे आप देखिएगा, एमआरपी जहां पर कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, आप अपना कोई भी सामान उठाओ, राइट, मार्केट से लेकर उसकी एमआरपी पर देखो, एमआरपी जहां पर लिखी होती है उसमें क्या लिखा था, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, कि इसके अंदर सभी टैक्सेस इस प्राइस में इंक्लूडेड है। तो आप क्या करते हो, आप जब दुकानदार को वो पैसे देते हो, टैक्स किसके पास जाता है, टैक्स सरकार के पास जाता है। आप दुकानदार को जो पैसे देते हो, तो दुकानदार क्या करता है, उनमें से टैक्स जो है वो सरकार तक पहुंचाता है, राइट। तो ये इस प्रकार से प्रोसेस जो है वो चलती है। बट जब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जब दुकानदार जिस समय वो माल परचेज कर रहा है किसको, सेल करने के लिए, उसी समय जब वो अपना मतलब टैक्स जो है वो ऑलरेडी उसी समय, उसी परचेज के समय जब पे कर देता है, तब फिर बाद में
जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय वो इस बिल को अटैच कर सकता है कि मैंने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, राइट। तो जितना भी कंज्यूमर से इसके पास जो है वो टैक्स आएगा तो वो उसकी जेब में जाएगा, और क्या चीज जेब में नहीं जाएगी, जो उसने कंज्यूम कर लिया। अब इनमें से कुछ स्टूडेंट को समझ में आएगी नहीं चीजें, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये कैसे पता लगाएंगे कि उसके जेब में जो चीज चली गई, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बिस्किट वो खा लेगा तो फिर उस पर तो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब आप बात को समझो, ये बिस्किट का डब्बा आया, इसमें रखें 10 बिस्किट, ठीक है, 9 बिस्किट इसने भेज दिए, एक बिस्किट इसने खा लिया, ठीक है। जब जीएसटी रिटर्न जब इसे फाइल करना होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि एनुअल रिटर्न आ चुका होगा, इसके रिकॉर्ड्स में बता दिया होगा कि इसकी कितनी इनकम हुई है, कितने पैसे इसके पास इसे जो है वो सरकार को देना है टैक्स के तौर पर, है ना। तो वो स्टेटमेंट जो है उसका बन के आ जाएगा, राइट। टैक्स अथॉरिटीज के थ्रू हमें देखने को लगेगा कि स्टेटमेंट बना रेडी रहेगा। लेट्स से कि इसको जो है वो हम मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए टैक्स के तौर पर इसे पे करना है, ठीक है। अब यहां पर 20,000 रुपए इसने जो है वो बिस्किट के लिए पे कर दिए, पहले ही टैक्स जो है वो इसने मतलब ऑलरेडी पे कर दिया। तो जब ये 1 लाख रुपए उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बैठी, तब इसने जो ये बिस्किट का डब्बा लिया था, 10 बिस्किट जिसके अंदर थे, तो इन 10 बिस्किट का ऑलरेडी इसने टैक्स पे कर दिया है, राइट। मतलब कि 20,000 रुपए इसने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिए हैं। तो यहां पर ये बिल दिखाकर टैक्स अथॉरिटी को 20,000 रुपए का एग्जेम्पशन ले लेगा। अब आप बोलोगे सर अभी भी बात वो वाली क्लियर नहीं हुई कि एक बिस्किट ये जब खा लेगा और 9 बिस्किट को ये बेचेगा तो इस चीज को कैसे दिखाएगा ये? अरे भैया, इसने 10 बिस्किट के टैक्स तो ऑलरेडी पे कर दिया था ना, 10 बिस्किट का टैक्स इसने ऑलरेडी पे कर दिया था। फिर उसके बाद जितने भी बिस्किट ये बेचे या ना बेचे, इसके पास जो भी पूरी कमाई आ रही है वो तो उसकी पॉकेट में जा रही है ना, जेब में जा रही है। बात समझे? अभी भी नहीं समझे? रुको, कैसे समझोगे? बिल्कुल इतनी आसान चीज समझा रहा हूं, कोई नहीं समझाएगा इस तरीके से चीजें। ध्यान से सुनो, 10 बिस्किट हैं, ठीक है, अब छोड़ दो, अमाउंट को छोड़ दो, 10 बिस्किट हैं। ए ने एक्स से 10 बिस्किट खरीदे, ठीक है। खरीदते समय इसने क्या किया, इस एक्स को टैक्स दे दिया इस 10 बिस्किट पर जितना भी टैक्स आ रहा है। फिर ए क्या करेगा, 9 बिस्किट जो है वो बेच देगा किसको, कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर को 9 बिस्किट भेज देगा, यानी कि आम जनता को बेच देगा। फिर इससे आने वाला इसके पास जो पैसा होगा ये अपनी जेब में रख लेगा। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर इसके ऊपर आएगी जीएसटी लायबिलिटी। जब जीएसटी लायबिलिटी आएगी तो ये क्या करेगा, ये अपना जो इसने ये टैक्स पे किया है ये वाला बिल जो है वो यहां पर दिखाएगा और दिखाकर टैक्स एग्जेम्प्ट कर लेगा, और ये 9 लोगों का पैसा जितना भी इसके पास आएगा वो उसकी पॉकेट में ही रहेगा। अब बोलोगे आप सर वो एक का क्या हुआ, एक का तो उसने टैक्स पहले, इसने टोटल 10 का ही तो टैक्स पे किया ना, इसने 10 का टैक्स पे कर दिया है। फिर 9 लोगों से जो इसने टैक्स कलेक्ट किया है वो उसकी जेब में आएगा, बट जो एक बिस्किट ये खा चुका है वो सरकार के पास ऑलरेडी जा चुका है। जो एक बिस्किट ये खा चुका है वो सरकार के पास ऑलरेडी जा चुका है। सरकार को टैक्स से मतलब है, सरकार ने जो टैक्स लगाया था इन 10 बिस्किटों पे लगाया था और 10 के 10 बिस्किट का टैक्स सरकार के पास जा चुका है। फिर वो दुकानदार 9 बेचे 8 बेचे उससे कोई मतलब नहीं है, जितना भी पैसा आएगा दुकानदार की फुल जेब में जाएगा, और बाद में आकर दुकानदार एग्जेम्प्ट कर सकता है ये बिल दिखा के कि भैया मैंने जो प्रोडक्ट लिए थे उस प्रोडक्ट का टैक्स में ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो मेरी जो इनकम आ रही है और मेरे ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी आ रही है भाई साहब उस टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस कर दो, राइट। क्योंकि मेन गेम तो ये है कि सरकार के पास टैक्स पहुंचना चाहिए, तो उस दुकानदार ने तो ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया ना, 10 के 10 के ऊपर, अब वो एक खाए या 10 खाए, सरकार के पास टैक्स पहुंचना था, टैक्स पहुंच गया, है ना। फिर एग्जेम्पशन के समय पर वो फाइनल बिल, उसी बिल को जो है वो दिखा देगा। बात समझे? तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। एक्सेप्शन होते हैं इसमें, अ बिजनेस अंडर कंपोजिशन स्कीम कैन नॉट अवेल ऑफ इनपुट टैक्स। जो स्कीम कंपोजिशन स्कीम की जो हमें देखने को मिलती है, जो बिजनेस कंपोजिशन स्कीम के तहत होते हैं, वो इनपुट टैक्स जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि यार कंपोजिशन स्कीम जो है वो क्या होती है। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है ये कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सरकार बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है कि आप एक काम करो, जीएसटी के झमेले में मत पड़ो, आपका टर्नओवर आप जानते हो कि कितना हो रहा है, तो ये सरकार स्लैब रेट दे देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का टर्नओवर 1 करोड़ तक का है तो उसको जो है वो इतना फलाना एक्स अमाउंट जो है फिक्स्ड अमाउंट इतना जीएसटी पे करना पड़ेगा। किसी का 1.5 करोड़ तक का है तो उसको इतना फलाना जीएसटी अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो वो फिक्स्ड जीएसटी जो है, जो पे करने के लिए जो लोग
अप्लाई करते हैं, एक्चुअली ये स्मॉल टैक्स पेयर अप्लाई करते हैं ये जीएसटी के कॉम्प्लिकेटेड झंझट से बचने के लिए। वो बोलते हैं कि हम एक फिक्स अमाउंट हमें बता दो, इतना टैक्स हमें पे करना है हमारे टर्नओवर के अकॉर्डिंग, तो हम कर देंगे, बस बात खत्म। तो जो लोग इस प्रकार की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो उनको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलता है और वो अवेल नहीं कर सकते इस प्रकार के इनपुट टैक्स क्रेडिट को, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है कि ये पर्सनल यूज के लिए राइट नहीं उपयोग में लिया जाता। अब वही चीज सेम कि अगर राम अगर बिस्किट खुद खा जाएगा तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि उसको वो फिर इसका बेनिफिट नहीं ले सकता, क्योंकि उसका वही नहीं होगा ना, फायदा ही नहीं होगा ना उस चीज में, ऑब्वियस ही बात है। वो तो रीसेल के लिए इसका बेनिफिट जो है वो लिया जाता है। कंसर्न ओवर द मिसयूज, मिसयूज किस प्रकार से होता है इसका, तो क्या करते हैं लोग फर्जी बिल वगैरह जो है वो क्लेम करने के लिए देते हैं और ज्यादा अमाउंट के बिल जो है वो क्लेम करने के लिए देते हैं। और एज मच एज 80% ऑफ द टोटल जीएसटी liability is being settled by ITC and only 20% is deposited as cash। तो आज की रेट में देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू 80% जो लाइबिलिटी है वो सेटल हो रही है और 20% सिर्फ कैश में सेटल हो रही है। तो देखो आप कि कितना घोटाला हम लोग को इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। फिगर से ही घोटाला सामने नजर आ रहा है कि ज्यादातर लोग आईटीसी को ऑप्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उन्हें पता है कि बिल ज्यादा बढ़ाकर दे दो तो टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो हो जाएगी, बच जाएंगे टैक्स की लाइबिलिटी से। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। करेंटली there is a time gap between ITC claim and matching them with the taxes paid by supplier। तो अब एक गैप होता है, टाइम गैप होता है राइट, और यही गैप के अंदर हमें देखने को मिलता है कि फेक इनवॉइसेस वगैरह जो है वो सामने आ जाते हैं राइट। तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ आईटीसी बीइंग क्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ फेक इनवॉइसेस, क्योंकि उसको आप देखो ना इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन राइट, अब हर एक ट्रांजेक्शन को अथॉरिटी चेक थोड़ी ना कर पाएगी, तो ये बड़ी दिक्कतें जो आ जाएंगी। तो इसके लिए आप अगर सॉल्यूशन के तौर पर, रिकमेंडेशन के तौर पर अगर आप अपने मेंस के एग्जाम में लिखना चाहें तो आप डेफिनेटली ये चीज लिखिएगा कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बढ़ती आ रही है, इंक्रीज होती आ रही है। तो हर एक प्रोडक्ट को राइट, जो भी फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होता है राइट, तो जो एंड सप्लायर तक जो वो प्रोडक्ट जा रहा है तो उसकी पूरी चीजें, जैसे आप जानते हैं आज की डेट में क्यूआर कोड वगैरह हमें देखने को मिल रही है, तो उसको पूरा सभी जो वो सब जितने भी प्रोडक्ट्स जब भी हैं राइट, अगर वो रीसेल के लिए जा रहे हैं तो हर एक प्रोडक्ट पर हमें देखने को मिले, जैसे एक डब्बे के अंदर 10 प्रोडक्ट है तो उसका एक क्यूआर कोड बना दो राइट। तो एक पर्टिकुलर फैक्ट्री के पास या होलसेलर के पास और जो ये पूरी सप्लाई चेन है उनके पास एक प्रोडक्ट जो है वो कहां कहां पर जा रहा है, एक तो उससे क्या रहेगा प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी भी बड़ी बनी रहेगी कि कोई फेक प्रोडक्ट ना हो, और दूसरी बात इस प्रकार से आप सिस्टम को जो है वो बनाओ कि अथॉरिटी जो है वो चेक कर सकें कि जो भी ये प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी एक सप्लायर के पास गया है तो वो किस सप्लायर के पास गया है, और जैसे ही वो सप्लायर ऑप्ट करे क्लेम वेव ऑफ करने के लिए बात करे कि यार उसको जो है वो सेटलमेंट करना है, जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय वो क्लेम करे कि मैंने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, तो उसकी एक बार हिस्ट्री जो है वो चेक कर लो तो तुरंत जो है वो चीजें सामने आ जाएंगी, रिकॉर्ड सामने आ जाएंगे राइट। तो वो आईडीज वगैरह के थ्रू हो सकता है। और देखो आज की डेट में बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन को, कॉम्प्लेक्स चीजों को हमें देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आराम से जो है वो सेटल कर सकती है राइट। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर सरकार को जो है वो काम करना चाहिए राइट। तो ये चीजें हैं। और इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको बताया तो अभी देखो 14,000 करोड़ रुपए वर्थ का इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया है जीएसटी नेटवर्क ने। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था रूल नंबर 86A जीएसटी रूल्स के अंदर 2019 में, जिसमें पावर दी थी टैक्समैन को कि टैक्समैन जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं आईटीसी को राइट, इनपुट टैक्स क्रेडिट को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पर अवेलेबल है टैक्स पेयर के। एंड इफ द ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट आईटीसी वाज अवेल्ड फ्रॉडलेंटली, अगर देखो एक ऑफिसर है, जैसे आप कल को जो ऑफिसर बन जाते हैं जीएसटी ऑफिसर राइट, उसकी पोस्ट पे अगर आप आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, अब सामने वाला व्यक्ति, जैसे कि अगर हमें देखने को मिल रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि अरे यार ये जो आईटीसी जो फाइल कर रहा है राइट, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो फाइल कर रहा है टैक्स एग्जेम्पशन करने के लिए बिल्स वगैरह जो दिखा रहा है वो फर्जी है, तो अगर आपको वो चीज पर शक हो जाता है तो आप सामने वाले व्यक्ति को जो है वो ब्लॉक कर सकते हो। तो यही चीज हमें इसी प्रकार के घोटाले देखने को मिलते हैं जिसके कारण इतनी ज्यादा अमाउंट के आईटीसी जो है वो ब्लॉक किए गए। इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में आता है, बट आपको आईटीसी के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश होता है। एंड यूपीएससी 2022 में जो भी स्टूडेंट्स अभी तक एनरोल नहीं किया एनरोल कर लो, काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो आपके लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी पूरी डिटेल्स दी हुई है। और अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ पेड पैकेज को ज्वाइन करना है तो उसके बारे में भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन पर मेंशन है। तो चलो अब मैं मिलूंगा आपसे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।